अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। इन दिस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल शो एलिमिनेशन गिव अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इट इज़ ऑफ टू टाइप। एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों शो करते हैं, फ्री रेडिकल नहीं शो करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन। इन दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट एंड एल्कोहल शो दिस एलिमिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन कौन शो करेंगे? एल्कोहल शो करेंगे। अब मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। पहले रिएक्शन देख लेते हैं। CH3CH2OH कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एल्कीन बना, वाटर निकल गया। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म हम देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? रिएजेंट बनाएंगे। H2SO4 H प्लस निकला, HSO4 माइनस। HSO4 माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब एलिमिनेशन कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन। इसका मतलब जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, एल्कोहल के ऊपर सबसे पहले गया इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया H प्लस कि ये कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन है। H प्लस अटैक किया और जाके जुड़ गया। जैसे जुड़ गया तो इस कंपाउंड को इसने अनस्टेबल बना दिया। अनस्टेबल बना दिया तो फिर वाटर इससे निकल जाएगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन चेन पे आ जाएगा, तो CH3CH2 प्लस हो जाएगा, फिर वाटर निकल जाएगा। ओके। HSO4 क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तुम लोगों ने पॉइंट पढ़ा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये लिखा भी है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बल्कि न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट अल्फा हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ H प्लस फ्रॉम कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन से बल्कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो H प्लस आयन निकाल लेता है। ये अल्फा कार्बन हो गया। कार्बोनियम आयन यहाँ से H प्लस ये ले लेगा। जब H प्लस ये ले लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। H2SO4 निकल जाएगा। H2SO4 जैसे यूज हुआ था वैसे निकल गया, क्योंकि H2SO4 क्या है? एक कैटालिस्ट का भी काम कर रहा है। डिहाइड्रेशन अकर्स बाय प्रोटॉन। डिहाइड्रेशन किसके द्वारा होता है? प्रोटॉन के द्वारा होता है। इलेक्ट्रोफाइल व्हिच इज इलेक्ट्रोफाइल, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। देखो यहाँ पे डिहाइड्रेशन कौन करा रहा है? H प्लस करा रहा है ना। H प्लस पहले गया एल्कोहल से जुड़ गया, अनस्टेबल बना दिया, फिर वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन कराने में किसका रोल है? H प्लस का, यानी इलेक्ट्रोफाइल का या प्रोटॉन से। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है कार्बोनियम आयन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस पर डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। पॉइंट ऊपर ले दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रपोज टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है कार्बोकैटायन में? टर्सरी की होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, फिर C2H5OH एल्कोहल की हो जाती है स्टेबिलिटी। अब बात ये आई कि एल्कोहल है, एल्कोहल क्या शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन शो कर रहे हैं। तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन कौन शो करेगा? तो उसका पॉइंट हम देख रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन इसे कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट एंड हाईलाइट सो दिस एलिमिनेशन विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कौन शो कर रहा है? हाईलाइट सो दिस एलिमिनेशन विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हाईलाइट इस रिएक्शन को शो करते हैं।
हमने पढ़ा था जो हाइलाइड हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो करते हैं, नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो करते थे। जो हाइलाइड थे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहे थे, और हाइलाइड हैं और न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन को भी शो कर रहे हैं। क्या फ़र्क है? तो बताते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विथ हाइलाइड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विथ हाइलाइड सो न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन होगा, लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है हाइलाइट के साथ तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। समझ में आ रहा है ना? फिर से जान लो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विथ हाइलाइट सो न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, वीक न्यूक्लियोफाइल विथ हाइलाइट सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट पूछा भी गया। हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। पहला पॉइंट हो गया। इन एक्वस मीडियम और डाइल्यूट सोल्यूशन न्यूक्लियोफाइल इज वीक, बट इन एल्कोहल और कंसनट्रेट सोल्यूशन न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग। मैं बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल कब स्ट्रॉन्ग होगा, कब न्यूक्लियोफाइल वीक होगा। न्यूक्लियोफाइल के का हम नेचर कैसे पता करेंगे? हम मीडियम को देखकर हम नेचर बता देंगे कि हाँ न्यूक्लियोफाइल कैसा है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन का। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, बट डिहाइड्रेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ dehydration is the example of electrophilic elimination. डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन में हाइलाइड आया, इस पर एल्कोहलिक KOH आकर अटैक किया, क्या बना? एल्कीन बना लिया, KCl निकल गया, H2 इसमें वाटर के साथ साथ क्या निकल गया? हाइलाइड निकल गया। वहाँ पे केवल वाटर निकल रहा था, H2SO4 उस रिएक्शन में यूज हुआ था तो वो निकल रहा, वो अलग बात है। यहाँ पे हाइलाइड और वाटर दोनों निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल है कि हाइड्रेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, बट डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे। पहले हम रिएजेंट तैयार करेंगे। KOH गिव्स आउट K+ OH-। अब न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया कार्बोनियम आयन पे, हाइलाइट पे। हाइलाइट पे जैसे अटैक किया वैसे हाइलाइट टूट गया। हम इसका मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। हाइलाइट आएगा, पीछे से बिग बॉन्ड बनाएगा, बिग बॉन्ड बनाया कि इसको तोड़ देगा, वो अलग पॉइंट है। तो CH3CH2+ हो गया, Cl- CH3CH2+। तो हम पता है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनियम आयन से क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ H+। जैसे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकला वैसे क्या बन गया? एल्कीन बन गया, Cl- और वाटर निकल गया। ये OH आया, OH ने इसका H लिया, ये OH था, OH ने इसका एक अल्फा हाइड्रोजन लिया, क्या बना दिया? वाटर बना दिया। जो Cl था, Cl जाके फिर K से रिएक्शन कर जाएगा तो क्या बनाएगा? KCl बना लेगा। यहाँ पे एक रिएक्शन और होनी चाहिए थी, K+ Cl- गिव्स आउट KCl। अब बात ये आती है कि बीटा हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, किस कार्बन से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दो रूल, एक सेटजेफ रूल, एक हाफमैन रूल। ये वैसे ही रूल है जैसे मार्कोनिकॉफ रूल था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था, क्रॉस प्रभाव कहते थे। According to Shterdjev rule, beta hydrogen is eliminated from that carbon which have the less number of hydrogen. Shterdjev कह रहे हैं कि बीटा हाइड्रोजन उसी कार्बन से निकलेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। जैसे एल्कोहलिक KOH आया, हाइलाइड है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। अब इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, दोनों बीटा से निकल सकते हैं, लेकिन कहाँ से निकलेगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये एल्कीन बन जाएगा, वाटर KCl भी निकल जाएगा। हाफमैन आए, जैसे वहाँ क्रॉस आए थे, तो यहाँ पे हाफमैन आए, कह रहे हैं इफ क्लोराइड कमा
ट्राई एल्किल अमोनियम, ट्राई एल्किल सल्फोनियम आर प्रेजेंट, देन बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कार्बन विच है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ से निकलेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या लगा है, ट्राई एल्किल क्या है, ट्राई एल्किल अमोनियम, ट्राई एल्किल अमोनियम लगा हुआ है। तो ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन, फिर ये बीटा कार्बन, ए बीटा कार्बन। जब ट्राई एल्किल अमोनियम लगा तो हमारा रूल कहाँ चला जाएगा, जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उस कार्बन से एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ से एलिमिनेट होगा और ये एल्कीन बन गया। इसके आगे क्या प्रोडक्ट मिलता है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं देनी, ऑर्गेनिक है। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन था वो क्या था, S1 और S2 था, NS1 NH2 कहा जाता था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन क्या होता है, E1 एंड E2 होता है, E1 एंड E2 होता है। E1 का ऑर्डर वो जैसे वहाँ पे था कि सबसे ज़्यादा टर्सरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था, सबसे ज़्यादा टर्सरी था, फिर सेकेंडरी था, प्राइमरी था। तो वैसे यहाँ पे भी है, वहाँ पे क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन था यानी SN2 था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइमरी के स्टेप रेट था, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। वैसे यहाँ पे भी है, क्योंकि जो E1 मैकेनिज्म होती है एक कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे डायरेक्ट डिपेंड करती है। E1 रिएक्शन का जो रेट होता है ये कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के डायरेक्ट डिपेंड करता है, जबकि E2 का जो रेट होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के इन्वर्सली डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, यहाँ पे क्या है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है। समझ में आ गया ना। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट कोई रिएक्शन नहीं है, ये सारे रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला एक स्टेप है। इन दिस अनस्टेबल इंटरमीडिएट गेट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, देना अनस्टेबल इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन का हो, इससे तो मैंने मतलब है, गेट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय रीअरेंजमेंट टू इंक्रीज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। जिससे क्या होगा, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। कब होगा रीअरेंजमेंट, करें इफ कार्बोनियम आयन इज अटैच्ड विद नॉर्मल एल्काइल, अगर नॉर्मल एल्काइल से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है, अदर देन मिथाइल। एल्काइल होना चाहिए लेकिन वो मिथाइल ना होना चाहिए, मिथाइल के अलावा और कुछ भी लगा हुआ है तो होगा। तो करें इफ कार्बोनियम आयन इज अटैच्ड विद नॉर्मल एल्काइल आइसोप्रोपाइल देन हाइड्राइड शिफ्ट विल अकर, एंड इफ टर्सरी ब्यूटाइल देन मिथाइल शिफ्ट विल अकर। दिस इज नियरबिन रीअरेंजमेंट, इसे नियरबिन रीअरेंजमेंट कहते हैं। अगर नॉर्मल एल्काइल आइसोप्रोपाइल होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अगर टर्सरी ब्यूटाइल होगा तो वहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा। अब बात ये आती है, ये दो शिफ्ट होते हैं, एक हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट होता है। किससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है कि भाई रीअरेंजमेंट किस लिए हो रहा है, गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए हो रहा है। तो बताया जा रहा है हाइड्राइड शिफ्ट क्रिएट मोर स्टेबिलिटी देन मिथाइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। भाई बात यह है कि रीअरेंजमेंट कहाँ होगा, किस कार्बन से होगा, तो जहाँ पे होना है उसी के आसपास के कार्बन से होगा, कार्बोनियम आयन के आसपास के कार्बन से होगा, उसे देखना। एग्जाम्पल देख लें, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्राइड शिफ्ट की। कार्बोनियम आयन है, इतना बड़ा कार्बोनियम आयन सोच लो, कार्बोनियम आयन है। कार्बोनियम आयन के जो पास वाला कार्बन है ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज से ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है उस हाइड्रोजन को ये ले लेगा, इसे कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्राइड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, कंपाउंड क्या बन गया, सेकेंडरी बन गया। भाई पहले कार्बोकैटायन क्या था, प्राइमरी कार्बोकैटायन था, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या थी, कम थी, लेकिन सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर गई। किसकी वजह से, रीअरेंजमेंट की वजह से। अब फिर हम हाइड्राइड ही शिफ्ट पढ़ेंगे। कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नियर बाई कार्बन से क्या करेगा, हाइड्राइड लेगा, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर देगा।
नियर बाई कार्बन से हाइड्राइड लिया और पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर दिया, जब ये शिफ्ट किया तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड था, प्राइमरी कंपाउंड था। अब क्या बन गया, टर्सरी बन गया, क्योंकि ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुटा हुआ है। क्या बन गया, टर्सरी बन गया। तो स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो जब रीअरेंजमेंट होता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। यहाँ पे हम मिथाइल शिफ्ट के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नियर बाई कार्बन से क्या होगा, मिथाइल आएगा। तो यहाँ से मिथाइल आ रहा है और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज यहीं पे शिफ्ट कर दिया जा रहा है। पहले कंपाउंड क्या था, प्राइमरी था, अब क्या बन गया, टर्सरी बन गया। तो स्टेबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज कर गई। लेकिन ये ध्यान रखना है, हाइड्राइड शिफ्ट विल क्रिएट मोर स्टेबिलिटी देन मिथाइल शिफ्ट। क्वेश्चन पूछा गया। In nucleophilic elimination or beta elimination, rearrangement do not occurs since nucleophile is present on carbonium ion। इससे नहीं मतलब रखना है ज़्यादा, ऐसे ये ध्यान रखो कि न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन जो है उसमें कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सिंस न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट ऑन कार्बोनियम आयन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बोनियम आयन के पास हमेशा प्रेजेंट रहता है। ध्यान देना, जिससे ये हाईलाइट है, ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन पे अगर केवल मिथाइल ही होता तो शिफ्ट नहीं होता, लेकिन मिथाइल के अलावा बड़ा चेन लगा हुआ है कार्बोकैटायन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है नहीं। अब बात की जाती है अगर ये अदर रिएक्शन होता तो यहाँ पे शिफ्ट ज़रूर होता, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, बीटा कार्बन से क्या होगा, H निकल जाएगा और ये Cl निकल जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा तो ये एल्कीन बन जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब पॉइंट हमें देखना है, अच्छा सा पॉइंट, if beta hydrogen is not present then methyl shift will occurs in elimination as neopentane bromide। ये क्वेश्चन है, सीधे पूछा गया था। if beta hydrogen is not present then methyl shift will occurs in beta elimination as neopentyl bromide। बात यह है कि बीटा एलिमिनेशन में कोई शिफ्ट नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन कोई शिफ्ट नहीं होगा जब तक नहीं होगा जब तक उसके पास बीटा हाइड्रोजन होगा। अगर उसके पास बीटा हाइड्रोजन ख़त्म हो गया तो वहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, ना कि हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट बिल्कुल नहीं होगा, केवल और केवल मिथाइल शिफ्ट होगा, जिससे उसके पास बीटा हाइड्रोजन आ जाए। वो भी वो मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि उसके पास बीटा हाइड्रोजन है नहीं, बीटा हाइड्रोजन अपने पास लाने के लिए कर रहा है। जैसे पॉइंट देखना, से हाईलाइट है, हाईलाइट के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन होगा। बीटा कार्बन, ये बीटा दिखना भी नहीं आता मुझे, बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब इसे बीटा एलिमिनेशन करना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आके दस्तक दे रहा है कि बेटा हम करेंगे एलिमिनेशन। तो फिर अब ये बीटा हाइड्रोजन की व्यवस्था करेगा। भाई आप आए हैं मेहमान बनकर, तो फिर हम आपका स्वागत जरूर करेंगे, कैसे भी ना खाए पिए हम वापस जाने की, बेइज्जती होगी ना। तो इसने क्या किया, पहले मिथाइल शिफ्ट कर लिया, पहले इस बॉन्ड को इसने तोड़ दिया माइनस प्लस में, फिर अपने आप को दूसरे नियर बाई कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, अल्फ़ा बीटा, है ना। उसके बाद इसने क्या किया, इस समय अपने आप को इसने नियर बाई कार्बन पे शिफ्ट किया और नियर बाई कार्बन से क्या किया, अपने मिथाइल ले लिया। जैसे इसने मिथाइल लिया तो ये बन गया CH2CH3 बन गया, और यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया
तो इस पॉजिटिव चार्ज से आके ब्रोमीन जुट गया, तो ये देखो ब्रोमीन जुट गया, समझ में। ये मिथाइल यहाँ जाके पहुँच गया, और यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक ब्रोमीन बचा था, तो ब्रोमीन आके यहाँ से जुड़ गया, तो ये कंपाउंड अब बन गया। अब ये क्या होगा, दूसरा हैलाइड बन गया, इसके वजह से मिथाइल शिफ्ट की वजह से, है ना। इस हैलाइड से ये हैलाइड बना है, इसकी वजह से मिथाइल शिफ्ट की वजह से। अब ये मिथाइल शिफ्ट करने के बाद इसके पास क्या होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, तीन तीन बीटा है कार्बन इसके पास प्रेजेंट हो गए। एक बीटा, दो बीटा, तीन बीटा कार्बन प्रेजेंट हो गया। अब ये क्या करेगा, किससे कहे कि हमें बीटा हाइड्रोजन दे दीजिए, तो हमारा बस रूल है कि सेट रूल है, बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कार्बन विच है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इनके बाद बंदे के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो उससे ले लिया, काम इनका हो गया, एल्कीन बन गया। समझ में आया ना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट मानी जाती है।